केबीसी न्यूज के इस इंटरव्यू सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं, या यूं कहें कि हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, मुलाकात करवाने जा रहे हैं। शायद इनके परिचय के मोहताज नहीं है। ये कटिहार के राजनीति गुरु, रिटायर्ड प्रोफेसर सह पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो जी से। धन्यवाद। केबीसी महापरिवार को धन्यवाद। कटिहार की राजनीति में दशकों से आपका दबदबा रहा है, लेकिन समय के साथ ये दबदबा कहीं न कहीं कुछ कम होते जा रहा है। क्या लगता है सर? परिस्थिति है, चुनाव में तो हार जीत होता ही रहता है, लेकिन है समय जनता की जो इच्छा हो, जनता का आदेश सराखों पर। जी, हालांकि बाकी लोग चुनाव जीत जाएं, एमपी एमएलए हो जाएं, लेकिन जो कटिहार के विकास का जो नक्शा है, जो देखना चाहिए सपना, हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं कि जो हमारे राजनेता एमएलए एमपी हैं वो कटिहार के सर्वांगीण विकास के बारे में कुछ सकारात्मक सोच भी रखते हो। ये थोड़ा सा दुखद प्रश्न है। समय के साथ आपने कई पार्टियां बदली है और इससे कहीं न कहीं कुछ असर पड़ा है इस पर। आपके जो कोर वोटर हैं उस पर खास करके इसका असर हुआ है। आपको क्या लगता है सर? नहीं, सही है। आपको तो लगता है कि चूक हुई है। आदरणीय लालू यादव जी के कृपा से ही हम 3 बार विधायक हुए, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, मंत्री स्तर की सुविधा थी, हमको राज्य मंत्री भी बने। लेकिन हमको लगता था कि नीतीश कुमार कर्पूरी जी के 2 विरासत थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 2 नेता को विरासत मिली थी, आदरणीय लालू यादव और नीतीश कुमार। तो हमको लगा कि नीतीश कुमार जी भी कुछ करेंगे। हालांकि मैंने अपना भाग उनके साथ जोड़ा था, लेकिन नीतीश जी ने अपने चरित्र से साबित कर दिया कि वो किसी का नहीं है। वर्तमान में सर आप आरजेडी में शामिल हो गए। लगता है कि पुराना घर आप जैसे लग रहा है कि वापस लौट आए। जी, हमारी घर वापसी है। हम शुरू से जननायक के बाद लालू जी के साथ रहे। हम लोगों ने ही शुरू में 1988-89 में नारा दिया था जननायक के निधन के बाद, शेरे बिहार लालू प्रसाद यादव, और वो उन्हीं की कृपा से हम आज जहां हैं, उन्हीं की बदौलत हैं। फिर हम अपना घर वापसी कर लिए। तो आप अपने आप को इसमें कहां पा रहे हैं सर? नहीं, ठीक है। आदरणीय लालू जी के साथ हम पहले मजबूती से थे। बीच में भी मैंने आज तक आदरणीय लालू जी की कभी निंदा नहीं की है, लेकिन नीतीश जी के दबाव से हम वहां चले गए थे। लेकिन नीतीश जी ने मेरे साथ राजनीतिक धोखा किया। लोकसभा का चुनाव का टिकट मैंने मांगा नहीं था, जबरदस्ती हमको लोकसभा का टिकट दे दिया, और विधानसभा जहां मेरी जीत सुनिश्चित थी उसने मेरा टिकट काट दिया। अब 2019 इलेक्शन, अगला इलेक्शन है, क्या लड़ेंगे सर आप? 2019 का लोकसभा चुनाव के बारे में मैंने कतई नहीं सोचा, ना मैं उम्मीदवार हूं, ना मैं उस दिशा में सोच रहा हूं। तो क्या माने कि अगला विधानसभा चुनाव 2020 आदरणीय लालू यादव जी से भी मैंने कह दिया है, और अपनी भावना अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव जी को भी बता दिया है। 2020 में मैं जनता की अदालत में 2020 में जाना चाहता हूं। बाकी समय के गर्भ में है, जो निर्णय होगा पार्टी का, उसका आदेश का पालन करेंगे। सर, कटिहार के मुद्दों की बात करें सर, तो ज्वलंत मुद्दा है। हम जूट मिल की बात करें सर, तो आप लोगों ने सर्वदलीय एक समिति भी बनाई थी, लेकिन अभी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है सर। देखिए, 8 जनवरी 2016 से जूट मिल बंद है। 16, 17, 18 3 साल बीत गया। सर्वदलीय सभी ट्रेड यूनियन के लोग अपने अपने राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर एक मंच पर आए। सर्वदलीय धरना हुआ 23 दिसंबर 17 धरना हुआ। 18 पूरा साल, लगभग 18 हम लोग खुशामद में मिलने में लगा दिया, लेकिन कोई फलाफल अभी तक हुआ नहीं है। श्रीमती जुबिन ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनसे मिलने में हम लोग को 2 बार 3 बार दिल्ली जाना पड़ा। आदरणीय सांसद तारिक अनवर जी ने समय दिया, निखिल चौधरी जी, माननीय विधायक कटिहार तारकिशोर जी, राजवंशी जी, सभी लोग, सभी ट्रेड यूनियन, विकास सिंह,
सभी ट्रेड यूनियन के लोग इसमें मेहनत किए। 8 अगस्त 2018 को स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि देखिए अब तो एनजेएमसी डिसॉल्व हो गया है, लेकिन हम मजदूरों का बकाया देंगे। लेकिन 5 महीना 4 महीना बीत गया, आज तक न बकाया मिला है न इस दिशा में। कंप्लीट जो है अब क्या जूट मिल अब आशा बिल्कुल नहीं रखें कि वो चालू होगा? हर कीमत पर हम लोग जान दे देंगे, आत्मदाह कर लेंगे। कम से कम 500 युवक और मिल मजदूर का परिवार और मिल मजदूर तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर आरबीएचएम जूट मिल को बिकने नहीं देंगे, चाहे 19 में सरकार दिल्ली में चाहे जिसकी बन जाए। सर, कटिहार में कूड़ी रखने का जगह था जो उदामा रेखा में बनाया गया था, फिर उसको हटा करके बस स्टैंड वहां निर्माण कराया गया करोड़ों की लागत से। आज भी जस का तस है, कहीं कोई लाभ नहीं मिला, फिर से कूड़ादान बन गया है। रख रखाव के अभाव में फिर से वो जर्जर होते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, कटिहार का दुर्भाग्य है। 8 साल से विजय सिंह यहाँ का मेयर है और दूरदर्शी, इसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, सोच नहीं है, अवधारणा नहीं है। जो नगर विकास विभाग से पैसा आता है, ये डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है, उसी पैसे का ये सड़क में नाला में अपना वाहवाही लूट रहा है, लेकिन कोई कंसेप्ट इसका नहीं है। आज 10 करोड़ रुपया बर्बाद करके इसने कटिहार का एक पैसा बर्बाद भी कर दिया और जो लोगों की सुविधा थी वो सुविधा भी छिन गई। 3 कलेक्टर ललन बाबू आए चले गए, मिथिलेश कुमार मिश्रा आए चले गए, और लगभग 9 महीना से पूनम जी, मैडम पूनम है, मैडम पूनम तो लगता है कि इनको कुछ करना ही नहीं है, इस समय बिता रही है 9 महीना से। हमको नहीं लगता है कि मैडम पूनम ने भी इस दिशा में कोई प्रयास किया हो। चाहे इस जो जल जमाव है, शहर का पानी, आप जल जमाव की भी भीषण समस्या है सर, खास करके बरसात के दिनों में। और बस स्टैंड में अभी तक तो फलाफल शून्य है, उल्टे शहर का कूड़ा नव निर्मित वो जो सृजित वो बस स्टैंड है उसको कूड़ा का घर बना दिया है। इलाके के लोग उसके दुर्गंध से बीमार पड़ रहे हैं, पूरा इलाका परेशान है 2.5-3 वर्षों से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने आश्चर्य और दुख इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथों उस बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान इस पर नहीं है, जबकि उन्होंने मेरे जैसे 74 के साथी का टिकट काटकर एक नवसिखुआ, एक नया लड़का को यहाँ का एमएलए बना दिया, एमएलए का टिकट दे दिया। कहीं न कहीं जिनके बारे में कह रहे हैं मेयर विजय सिंह जो वर्तमान में हैं, आप ही के साथ रह करके, आप ही की शिक्षा दीक्षा खास करके आप ही का हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके वो आगे बढ़े। फिर न, असल राजनीति में बहुत दुर्भाग्य है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, यहाँ गुरुओं का मेला है, यहाँ कोई नहीं चला है। और हमेशा से आज नरेंद्र मोदी अडवाणी जी को के साथ क्या व्यवहार कर रहा है सबके सामने है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नीतीश कुमार जी लालू जी से क्या व्यवहार कर रहा है ये जग जाहिर है। तो वो ऐसा चलता है राजनीति में। उसको लग रहा था कि हम एकाएक रातों रात एमएलए बन जाएंगे। एमएलए बनना इतना सरल नहीं है। खास लोगों को मैनेज किया जा सकता है, आम लोगों को मैनेज करना कतई संभव नहीं। आपको दरकिनार करके बिहार के मुखिया द्वारा, जैसा आपने कहा कि एक नए नवसिखिया को ये कमान दिया गया, कितना सही और गलत फैसला है सर? नीतीश कुमार के बारे में आदरणीय शिवानंद तिवारी जी और कई बड़े नेता बोलते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, और अब लगता है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए, जिस लालू जी के खिलाफ ही जंगल राज बोलते रहे, लालू जी पर चारा घोटाला का मुकदमा किया, लालू जी को जेल भेज दिया, और जब पुनः नरेंद्र मोदी से इनको झगड़ा हो गया, इनके डीएनए के बारे में उन्होंने कुछ सवाल उठा दिया। इन्होंने भी कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रचार करने आता है जैसे वो बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, और बीजेपी की व्याख्या किया बड़का झूठा पार्टी। तो किस मतलब जनादेश का, सीधे जनादेश का अपमान किया, जनता के साथ धोखा किया। लोग आभूषण चोरी करते हैं, जमीन जायदाद का कागजात चोरी करता है, प्रॉपर्टी, ये वोट चुरा के
मोदी जी के गोद में चला गया, नरेंद्र मोदी के तो गोद। पहले भी तो वो एनडीए से साथ लड़े, फिर उसके बाद जो है इधर धोखा उन्होंने दिया, फिर जाकर के महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ। बिहार की जनता को यही सोचना चाहिए कि जब लालू जी का पैर पकड़ने गए थे, लालू जी का के शरण में गए थे, तब क्या लालू जी चारा घोटाला में उनको सजा नहीं हुई थी? तब बिहार के 11 करोड़ 12 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कैश, करप्शन, कास्ट और कम्युनलिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे नीतीश जी? नीतीश जी के राज में आप कहीं चले जाइए, नीचे से लेके ब्लॉक, सीओ, थाना से लेके ऊपर तक बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। ये क्या बोलेंगे करप्शन? अब बीजेपी के साथ रह के कम्युनलिज्म की बात करना इनको शोभा नहीं देता। अभी नगर निगम में जैसे कि जब उनको भी कुछ हाथ नहीं आया, तो मेयर हैं अभी कटिहार के विजय सिंह, लेकिन नगर निगम के पास एक कोई रोड मैप नहीं लग रहा है। जाम की जो समस्या है उससे निजात नहीं मिल पाया, करोड़ों की लागत, वो तो आपने बताया जैसा कि उसके बाद जो है अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है सर, खास करके फुटकर विक्रेता जो है जस रोड के साइड में, न्यू मार्केट हो, मंगल बाजार हो, जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है सर, इसको आप किस रूप में लेते? मैंने पहले ही कहा कि ये विजय कुमार सिंह के पास, जो अभी वर्तमान मेयर है और 8 वर्षों से है, इसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, इसके पास कोई निर्णय का दृष्टिपथ नहीं है। आज भी महाजाम से लोग परेशान हैं, जल निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी माँ बहनें जो शॉपिंग के लिए जाएगी उसके लिए सुलभ शौचालय और जनोपयोगी जो वॉशरूम वगैरह है, कहीं उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा एक ही सही चौक जाम कर दीजिए, शहर का जनजीवन ठप हो जाएगा। जबकि एक सिटी बुकिंग ऑफिस से जो सड़क जाती है न्यू मार्केट होके दुर्गा स्थान, हम बार बार कई कलेक्टर को मैंने कहा है कि आप उसको एक, जैसे अभी बेली रोड पटना में बना है, ऊपर निकाल दीजिए डाइवर्सन और नीचे से दोनों रोड बना दीजिए, तो उधर से लोग शहर प्रवेश करेगा। और सही चौक जो मौलाना आजाद चौक, जो पुराना बाटा चौक, यदि फ्लाईओवर ब्रिज से एक फ्लाईओवर बनकर सीधे दुर्गा स्थान की ओर, हरदयाल टॉकीज, दुर्गा स्थान, न्यू मार्केट वाले में चला जाए, तो शहर से शहर आने का और सही चौक के रास्ते शहर से वापस जाने का वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा। और न्यू मार्केट जो अभी शहर में इतनी बड़ी, आप इसको मॉर्गेज रख के, राज्य सरकार से बात करके, डीएम से बात करके, बैंक से आप G+4 बनाइए, नीचे बेसमेंट में पार्किंग, और एक पे सब्जी, एक पे किराना, एक पे मांस मछली, आप पूरी व्यवस्था कीजिए, सीढ़ी, लिफ्ट, सब व्यवस्था कीजिए। देखिए, एक न्यू मार्केट अगर G+4 बन जाए तो कम से कम पार्किंग और महाजाम और शहर आने और शहर के बहिर्गमन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन इसको तो कुछ करना नहीं है। मेयर को अपना प्रचार कर रहा है गली नली में। अब हम इसी में दोहराना चाहेंगे कि अभी अखबार में 3 दिन पहले निकला है कि 38 जिला में ये जो 7 निश्चय है, गांव में, शहर में, गली नली, नाला, सड़क जो बनने का है, कटिहार का स्थान 37वां है। आउट ऑफ 38 कटिहार 37वें पायदान पर है। तो डीएम क्या कर रही है, डीएम बतावे। मेयर क्या कर रहा है, मेयर बतावे। एक तो आया था नगर आयोग, तो अपना बाट बखरा करके आराम से वो चला गया। जिले के विकास की बात करें सर, एनसीपी उम्मीदवार तारिक अनवर पर भी बहुत लोगों ने, चूंकि मोदी लहर यहाँ काम नहीं आया, लोग एकदम एकजुट होकर के एनसीपी उम्मीदवार तारिक अनवर का साथ दिया था, लेकिन उनसे भी लोग जो है नाराज हो गए, उनसे भी नाउमीद हो गए। सर, आपकी क्या राय है उनके बारे में? हमको लगता है कि जो आम आवाम जो सोच रहे हैं कुछ हद तक सही है। देखिए, होता क्या है, जब वोट रूपी कर्जा मतदाता देता है तो चाहे विधानसभा का उम्मीदवार हो या लोकसभा का, जिस दिन वो वोट रूपी कर्ज लेता है उसी दिन से अपने आवाम का, अपने मतदाता का वो कर्जदार हो जाता है। अगर राजनीति में सही सेवा के भाव से आए हैं आप, और आप चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, कोई जबरदस्ती आपको एमएलए एमपी बनाता नहीं है। आप खुद नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, घर घर जाते हैं और वोट की भीख मांगते हैं कि आप हमको सहयोग कीजिए
और कर्ज के रूप में आप वोट दीजिए, हम सेवा करके आपका कर्ज लौटाएंगे। तो जिस उत्साह से मतदाता हमारे उम्मीदवार को कर्ज देता है, चाहे एमएलए और एमपी, हम लोग किसी न किसी रूप में उस कर्ज को सेवा के माध्यम से हम कर्ज लौटाने में उतना कारगर नहीं हो रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं। अब चाहे उसमें एमएलए हो या कहां तारिक अनवर फेल हो गए और अंत में जो है उन्होंने एनसीपी को छोड़ करके फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, उनका जो ये निर्णय लिया गया है वो किस हद तक सही है? इसका जवाब तो माननीय तारिक साहब देंगे कि कटिहार की जनता ने उनको नाम दिया, सम्मान दिया, 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति मिली। वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि माननीय तारिक साहब, आपने कटिहार के लोगों ने जितना आपको दिया, वोट के रूप में, सम्मान के रूप में, आदर के रूप में, प्यार के रूप में जो दिया, आपको खुद इस पर अग्नि परीक्षा आपको देनी है कि आप कितना कटिहार के लोगों को दिए। ये निर्णय आपको, चुनाव का समय है, हम और इससे ज्यादा कुछ 3 टर्म में निखिल चौधरी यहाँ पर सांसद रहे, उनको दरकिनार करके लोगों ने उन्हें चुना था। सांसद ग्राम जो है निमोल उन्होंने गोद लिया था, लौट करके नहीं गए, एक ईंट तक का विकास नहीं हुआ वहां पर, काफी लोग उनसे आक्रोशित हैं। ना तो जनता मूल्यांकन कर रही है, और जहां तक रही आदरणीय निखिल चौधरी जी से तारिक साहब की तुलना, तो माननीय निखिल चौधरी जी बीच में मंत्री भी बने, और देखिए मंत्री बने चाहे नहीं बने, अभी तो उन्हीं की पार्टी की सरकार थी। फिर भी 3 टर्म निखिल चौधरी रहे और 5 टर्म ना, 15 साल में तो निखिल चौधरी जी बिग जीरो साबित हुए। एक गौशाला जो रेल ओवरब्रिज है आरओबी, वो 15 साल में नहीं बनवा सके, और माननीय तारिक साहब का भी 5 साल यूं ही चला गया। और बीच बीच में तारकिशोर और कई नेता बीच बीच में जाता है, पटना से बात कर, दिल्ली से बात करके आता है, बोलता है अब बन जाएगा पुल। सब लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन कटिहार का विकास सही मायने में रुका हुआ है। कटिहार में 2 फ्लाईओवर अगर बन जाए, एक गौशाला के नजदीक रेलवे फ्लाईओवर आरओबी, और एक केबी झा के नजदीक भगवान चौक, तो मैं समझता हूं कि कटिहार का इतना तेजी से विकास होगा कि कटिहार हसलगंज तक जुट जाएगा, और मनिहारी कटिहार पूरा शहर का हिस्सा। क्या लगता है सर, इस बार तारिक अनवर को टिकट मिलेगा यहाँ पर कांग्रेस से या फिर महागठबंधन से आरजेडी? नहीं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अलग अलग गुटबाजी है न, कहीं गुटबाजी नहीं है। बाकी लोग दिन में भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिवा स्वप्न देखना और विधानसभा का चुनाव उम्मीदवार आरजेडी में जब आप शामिल थे, उसमें मंत्री भी रहे हैं सर, उस दौरान लालू जी रहे हैं, उनकी विचारधारा के साथ आपने काम किया है। अब उनके कभी ट्विटर चौपाल या फिर यूट्यूब इन समूह का सहारा नहीं लिया, न ही उन्होंने सपने, वो अलग जो है उनकी राजनीति थी। और तेजस्वी यादव ट्विटर चौपाल लगा रहे हैं सर, तेज प्रताप यूट्यूब दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है सर? ठीक है रवि जी, जमाना सब सिखाता है। लालू जी भी अब कर रहे हैं, तो हम लोगों का, हम प्रोफेसर रहे हैं, हम लोगों को दिक्कत होती है ट्विटर और अपनी राय देने में, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, वो हम लोगों को, युवा पीढ़ी को जो समाज जिस गति में चलेगा, नेतृत्व करना है, तो समाज के युवा नेतृत्व, युवा के साथ हमको भी अपना सीखना पड़ेगा और आगे जाना होगा। इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं। सर, चिटफंड को लेकर के जो है कटिहार, चूंकि आप देखा आपने कि कटिहार में कई ऐसे चिटफंड कंपनियां थी और वो बिलोंग करता था कोलकाता से। मुकुल राय का सीधा नाम आ रहा है सर इसमें। आपने कल देखा भी कि सीबीआई जांच के लिए गई उन पर, तो जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया सर। देखिए, 3-4 वर्षों से या उससे भी ज्यादा से शारदा कांड चल रहा है, और मुकुल राय जी टीएमसी के नेता थे। जैसे लालू जी ने चारा घोटाला को पकड़ा था और उनके आदेश से सीबीआई की जांच में गया था, उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल की शेरनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, उन्होंने ही जांच के लिए दिया और मुकुल राय को पार्टी से निकाला। आप चुनाव जब आता है तब आप
सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करते हैं। मुकुल राय को तो पार्टी से निकाल दिया इसलिए कि शारदा कांड में वो दोषी लग रहा। कमिश्नर से पूछताछ की बात चल रही थी। मुकुल राय को जब आप दोषी समझ के आप निकाल दिए और वही बीजेपी में जाके वो एकदम पवित्र हो गया। और चुनाव जैसे आता है, चूंकि तुरंत बंगाल गए थे नरेंद्र मोदी, बंगाल जाके वो भाषण करके आए दुर्गापुर से और तुरंत सीबीआई की टीम चली गई। और आप पुलिस कमिश्नर बंगाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में जाते, उसके घर पर आप चले गए। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग देश में हो रहा है कि नहीं? वो सीबीआई का सीबीआई इसी समय में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी जनता को संबोधित किया। आरबीआई का गवर्नर समय से पूर्व इस्तीफा दे दिया। सीबीआई का राकेश अस्थाना को आलोक वर्मा ने कहा कि 3 करोड़ लिया, राकेश अस्थाना कहा कि तुम 2 करोड़ लिए और दोनों को हटाया। सीबीआई का दुरुपयोग, सीबीआई सरकार और मोदी जी इसका दुरुपयोग कर रही है, साबित हो गया। सवर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? अगर संविधान अनुमति देता है तो जरूर मिले, लेकिन संविधान को आनन फानन में तब पटेल मांगा था, मराठा मांगा था, गुर्जर मांगा था, तब आपने क्यों नहीं दिया था? और सवर्ण को इस सब चुनाव के लिए एक फंडा है। ये वोट लगा घटने तो खैरात लगी बटने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग लगातार अब हो रहा है, लेकिन बीच में उन पर सवाल उठाए गए थे, हैकिंग की बात आ रही थी सामने में। तो क्या लग रहा है कि सर बैलेट पेपर फिर से लाया जाए? देखिए, जहां जिस देश में इसका इन्वेंशन हुआ, जहां इंट्रोड्यूस हुआ, आज वहां क्यों नहीं है, ये प्रश्न हम लोगों को कौन रहा है। तो हमको लगता है कि जब पिछले चुनाव आयोग के और कई लोगों ने साबित कर दिया ईवीएम में हैकिंग की संभावना है, और जब सारा राजनीतिक दल, ये तो सर विपक्ष का मुद्दा है कि जहां जीत नहीं हो पा रही थी, लगातार जो है बीजेपी की जीत जहां हो रही थी, तो इस पर मुद्दा उठाया गया था। अब लगातार जो है 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी, वहां ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? वहां ईवीएम, हमारी हार ईवीएम से हुई थी, ईवीएम के हैकिंग से चलते। हमको 5 साल पहले जिन बूथों पर वोट मिला था, अब हमने जब चुनाव खत्म हुआ, हम जब चुनाव हार गए तो हमने विश्लेषण किया, 25% मेरा सब जगह वोट कट हो गया। ईवीएम की हैकिंग है, मैं इस पर दावे के साथ कह सकता हूं। और जब सभी दल, जब देश में लोकतंत्र है, सभी बहुतायत, माने 18 में 17 दल कह रहा है कि ईवीएम से नहीं बैलेट से हो, तो बीजेपी को क्या आपत्ति है? तो ये तो है सबका साथ सबका विकास नहीं है, बोलता ईवीएम का साथ तब बीजेपी का विकास। सर, बीजेपी द्वारा जो ये अंतरिम बजट इस बार पेश की गई है, ये मुख्य बजट के तौर पर है, कैसा लग रहा है सर, क्या कहना है इस पर? प्रश्न आपका बहुत, हम आपके इस प्रश्न का जवाब कटिहार सहित प्रदेश और देशवासियों को बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने संसदीय परंपरा को तोड़ दिया। असंवैधानिक, इनको 2014 में जो जनादेश मिला था 5 साल का मिला था, और ये पूर्ण बजट लाए 14, 15, 16, 17 और 18। जनादेश इनको 5 साल का मिला था और 5 पूर्ण बजट ही लाए। 6ठा बजट इंटरिम था, इंटरिम सरकार, इंटरिम बजट, और संयोग से जेटली इलाज करा रहे थे तो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर गोयल, और ये गोयल इनका फाइनेंसर है, फंड मैनेजर है, और ये बजट लाया और ऐसे संसद में पढ़ा मानो जैसे 6ठा पूर्ण बजट पढ़ रहे हैं। असंवैधानिक और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन, और पुरानी बातों को 10 लाख जो ग्रेचुइटी मिलेगा, 20 लाख पहले ही आपकी घोषणा थी, कई घोषणा पहले से थी। और ये जो 5 लाख वाला है, टैक्सेबल 5 लाख, मैं वेतन भोगी कर्मचारी रहा हूं, वो भी मैं पेंशन भोगी हूं, किसी को कोई लाभ नहीं है। जिसको भी 6 लाख से ज्यादा आमदनी है, मतलब 5 लाख टैक्सेबल इनकम पर 87A में जो रिलीफ था 2500 का, वो रिलीफ बढ़ा के 12,500 कर दिया। बस यही लाभ है। 6.5 लाख से ऊपर जिसकी भी आमदनी होगी उसको कोई लाभ नहीं है। ये जो 6ठा बजट जो अंतरिम लाना था, लेखा अनुदान लाना था, इसने झांसा देशवासियों को दिया। सर, राफेल मुद्दे की बात करें सर, जिस पर यू टर्न जो है आपके वर्तमान जो सांसद रहे हैं पूर्व, अभी तारिक अनवर साहब, उन्होंने यू टर्न लिया था राफेल मुद्दे पर, क्या मानना है सर इस पर?
राफेल में देखिए, कम पढ़े लिखे लोगों को भी बात सीधी से समझना चाहिए, चाहे गाल। अच्छा, मोदी जी स्वयं क्यों नहीं जवाब देते हैं? अपने नहीं देते हैं, कभी जेटली, कभी निर्मला सीतारमन, कभी प्रकाश जावड़ेकर, ये लोग ठिका लिए हुए हैं, अपने क्यों नहीं बोलते? और एक दृष्टि छोड़िए, हम तो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, बताइए, पूछिए उनसे, 526 करोड़ में जब यूपीए गवर्नमेंट खरीद रही थी और एचएमएल के माध्यम से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से, तो आप 526 के बदले 1670 में आपने क्यों खरीदा? और अनिल अंबानी को वहां का जो डिसॉल्ट है, इसको पार्टनर क्यों बनाया? सीधी सीधी बात है, नरेंद्र मोदी जी ऊंची आवाज में बोल के देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। राफेल में गड़बड़ी है, और अपने दोस्तों को, इनको देखिएगा कि अनिल अंबानी, ये किसी मीटिंग में प्रधानमंत्री चला जाए और मुकेश अंबानी बैठा रहता है, खड़ा भी नहीं होता है। उसी समय पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के सामने कितना नतमस्तक होता है। लग रहा है सर, ये 2019 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें राफेल मुद्दा असर डाले? निश्चित रूप से राफेल मुद्दा, डफोर संघ की घोषणाएं केवल मन की बात करते हैं, ये काम की बात हो नहीं रही है। राम मंदिर विवाद जो है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है सर, उस पर क्यों नहीं अभी तक कोई निराकरण निकला है? इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये अध्यात्म, पूजा अर्चना, इबादत, ये सब व्यक्तिगत चीज है। धर्म कहीं आपस में घृणा नफरत नहीं सिखाता। हम कन-कन में, हम लोग कहते हैं कन-कन में भगवान है। अब मंदिर भूमि विवाद संबंधी चल रहा है, जब सभी राजनीतिक दल के लोग माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने को तैयार हैं, तो इतना उतावलापन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दी जाती है कि आप निर्णय जल्दी क्यों नहीं करते हैं? मतलब जबरन लगता है कि एक सिनेमा देखे थे आखिरी खत, संजीव कुमार डकैत थे और वो डकैती करने एक आदमी के घर में चले गए और गृह स्वामी को कहते हैं कि नहीं क्रिकेट, वो शतरंज खेलो, और जबरदस्ती राइफल के नोक पर बोले कि मेरा घोड़ा तुम्हारा राजा को मार दिया। सर, एक आतंकवादी के लिए जो है रात के अंधेरे में, मतलब मध्य रात्रि में जो है उसको फैसला सुनाने के लिए कोर्ट खुलता है, लेकिन राम मंदिर को सिर्फ जो है तारीख पर तारीख मिल रहा है, ऐसा क्यों सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो गंभीर है। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने इंटरेस्ट भी लिया है, बेंच का भी गठन हो गया है, और जब बेंच बदलता है और जज का निर्णय, एक निर्णय 135 करोड़ आवाम को प्रभावित करेगा, और ये मुद्दा देश का संवेदनशील मुद्दा है। भगवान राम को जब ये बीजेपी चाहता है, अपने एजेंडा में लाता है, और 5 साल भूल गया था, फिर अभी फाइल झाड़ के राम मंदिर का लिया। 5 साल पूर्व भी इसी मुद्दे पर जो है जनता के बीच बीजेपी थी, अब जो है फिर पुनः 2019 है, तो क्या लगता है सर, आपकी पार्टी चाहे महागठबंधन हो, क्या इस मुद्दे को लेकर के पुनः लोगों के बीच आएगी? ना, हम लोग देखिए, ये उनका अपना है, कभी अयोध्या, कभी निकलते हैं रथ यात्रा लेकर। ये भगवान राम का ये जो मंदिर अयोध्या में खुला था, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आप 5 साल, आपको रोका कौन था? 5 साल आपने कोई निर्णय नहीं लिया, और फिर साल पूर्व भी तो इस पर कहीं कुछ। अरे तो भाई, तो आप तो इसी नाम पर आए थे, मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। और कितना बार कसम राम की खाइएगा? आपको बनाना नहीं है, इस मुद्दे को जीवित रखना है, और हिंदू मुसलमान घृणा आज भारतीय जनता पार्टी को, रवि जी बुरा मत मानिए, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, घृणा नफरत, पाकिस्तान, अब मंदिर मस्जिदी नहीं बोलेगा, इसका भाषण पूरा नहीं हो। आखिर सर, विपक्ष जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच कैसे जाएगी सर? कुछ तो जवाब आखिर विपक्ष के पास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनके जो साथ में है, जो दोबारा पलट के गए हैं, पलटू राम, नीतीश जी, उनसे जरा पूछ लीजिए, वो भी कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा हम मानेंगे। ये जो एनआरसी, जो जनगणना वाला हो रहा है, नागरिक जनगणना, उसमें भी पलटू राम कहते हैं कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है। इसलिए एक बात समझ लीजिए,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी कहा था और आज भी राष्ट्रीय जनता दल का कंसेप्ट क्लियर है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हम लोग मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो जी। इन्होंने बखूबी बेबाक अपने अंदाज में ये कटिहार की समस्या से लेकर के बिहार की जो राजनीतिक हलचल थी उन सभी पर उन्होंने अपनी राय रखी। हम इसी राय के साथ और भी राय जानने के लिए अन्य राजनेताओं के पास चलेंगे और जानेंगे उनकी राय।